एवरीवन, एक क्वेश्चन जनरल सा जो बार बार पूछा जाता है कि प्री और मेंस की तैयारी हम साथ साथ कैसे कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका हो जहां पर प्रीलिम्स की जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करना सीख जाएं, साथ ही साथ हम जो मुख्य परीक्षा है उसको भी लिख पाते हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इसी को फोकस करता है। मैं हूं मुकेश कटारे। यहाँ हम पेपर 3 पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको लेकर के बताएंगे कि कौन से टॉपिक आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं और उन्हीं टॉपिक का कैसे हम मेंस में उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिसिटी, ये प्री में भी रहता है और मेंस में भी रहता है। तो देखें, पहले तो हम इसमें जनरल सी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगी। साथ ही साथ यहाँ जो मेंस का पेपर रहेगा वहाँ पर जो 2 लाइन के क्वेश्चन लिखने होते हैं, 3 मार्कर जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें हेल्प करेंगे। यानी प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव है वही मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले कुछ जनरल सी चीज़ें जो 2 लाइन में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में, वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे जो मेंस में काम आएगा। क्वेश्चन आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि जैसे वो पूछते हैं कि ओम का नियम क्या होता है ना, रेजिस्टेंस से संबंधित है, या रेजिस्टेंस जो रहता है प्रतिरोध, उसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन के जो रूल हैं सीक्वेंस में करते हैं, पैरेलल करते हैं, उसको लेकर के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आगे की चीज़ें समझ में आए उससे ज़रूरी होता है हम थोड़ा सा बेस बना लें। बेस हमारा क्लियर रहेगा तो हम आसानी से उसको कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं, या स्टैटिक चार्ज जिसे हम कहते हैं, जिसको हम आवेश के नाम से भी जानते हैं। तो पहले उसको देखो कि जब हम कोई भी 2 पदार्थ ले लेते हैं जिनको आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ने से उनके अंदर चार्ज आ जाता है। जैसे कि आप जो कंघी करते हैं, कंघा ले लें, कॉम्ब ले लें, पेन ले लें, उसको अपने बालों से या अपने कपड़ों से तेजी से रगड़ें और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको लेकर जाते हैं, तो कागज़ यानी पेपर के जो छोटे टुकड़े हैं वो उससे चिपकने लगते हैं। और ये चिपकने का कारण क्या है, इसका अर्थ यही था कि आपने कॉम्ब को या पेन को उसको रब किया, रगड़ा, तो उसमें एक चार्ज आ गया और जो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन इस बारे में बात करते हैं कि एक चार्ज कौन सा होता है जिसको हम पॉजिटिव नाम देते हैं, धनावेश, और दूसरा चार्ज कौन सा होता है, ऋणावेश। इस लाइन से प्रीलिम्स में क्या हेल्प मिलेगी कि उन्होंने पूछा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें हेल्प मिल गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और 2 लाइन में उन्होंने पूछा कि आवेश क्या होता है उसको बताइए, तो हमें ये पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिख देना है। ठीक, और इसमें 2 लाइन के क्वेश्चनों में सिर्फ 2 लाइन नहीं लिखना है, आपको 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 लाइन्स पर जाना है। 4 से 5 लाइन लिखेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं, अन्यथा वो 1 नंबर दे देता है या वो भी नहीं देता है। अब आवेश के बारे में आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी धन आवेश धन को दूर धकेलेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको दूर। अपोजिट जो चार्ज रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सेंटेंस फॉर्म में यही लिख देना है कि समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज यानी आवेश आया क्यों, इसको भी आप बता सकते हैं। तो वस्तुओं का जो आवेशन है यानी उनकी चार्जिंग है, ये होती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो आप यहाँ पर पुराने वीडियो देखो जिसमें केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया गया था। मोटे तौर पर समझ लो कि जो कोई भी पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो होती है एटम, और एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका एक केंद्र होता है जिसे क्रोड कहते हैं, उसको नाम देते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। उसमें होते हैं धन आवेशित प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है।
बाहर उस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़कर दूसरे एटम पर जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने की वजह से उस पर चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन चला गया, इट मीन्स वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक दूसरे को उदासीन कर रहे थे, अब वो करना बंद कर देते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, बस ये बात लिखनी थी। इतना आप अगर लिखते हैं 3 मार्कर में, आपको 3 नंबर उसको देने ही पड़ेंगे। और प्रीलिम्स में हेल्प हो जाती है कि हम समझ पाए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो एक ही प्रकार की स्टडी से, खासकर साइंस में, ये आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं, फिर से हम समझते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश यानी चार्ज, पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी। ठीक है सर, इसको लेकर 2 लाइन में पूछा जाएगा। ना तो आपसे 6 मार्कर में पूछेंगे, ना 15 में पूछा जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। तो देखो, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक मीन्स वो पदार्थ जिसमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। तो कोई भी पदार्थ, हमने कोई वायर ले लिया, कोई मेटल की प्लेट ले ली, तो उसका क्या हम यानी इसकी डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। तो इकाई क्षेत्रफल यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, उस पर जो भी चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, बस उस चार्ज की क्वांटिटी यानी उस चार्ज की मात्रा को ही क्या नाम देते हैं, उसे कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। नीचे कई 4 स्टेटमेंट होंगे, उसमें ये मैच करेगा तो हो जाता है, और 3 मार्कर में डायरेक्ट आपके काम आता है। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक पर भी निर्भर करता है ना। इसको ऐसे समझो, आप मार्केट से जो पेंसिल सेल रहता है ना, बैटरी रिमोट में, टीवी के रिमोट में, इन सब में या उपयोग में लाते हैं, तो उस पर आप देखोगे कि ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, पीतल की जो कैप लगी रहती है, और नीचे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो एरिया है, वो एरिया अगर कितना है, यूनिट ले लिया आपने, इकाई क्षेत्रफल है, तो उस पर जो भी चार्ज की मात्रा है वो उसका क्या कहलाएगा, पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो मैटर क्या है, आसपास क्या है, आसपास और भी ऐसी चीज़ें हैं जो उस चार्ज को प्रभावित कर सकती हैं, तो उससे कम या ज़्यादा हो सकता है। यहीं पर आप देखोगे कि वो जो आपने बैटरी खरीदी है, उसमें जो पीतल की कैप है, ऊपर देखोगे हल्की सी नुकीली होती है। तो उसको नुकीला क्यों बनाते हैं कि उसकी नुकीलेपन होने की वजह से एरिया कम हो गया और उस पर चार्ज ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो नुकीले भाग पर क्षेत्रफल सबसे कम हो जाता है और डेंसिटी जो रहती है चार्ज की वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको नुकीला बनाया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, और 2 लाइन में इसको हम लिख सकते हैं, 3 नंबर आपको मिलेंगे। अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं फिर वो 1-2 लाइन की पूछ सकते हैं, जैसे कंडक्टर क्या होते हैं, है ना, चालक किसे कहते हैं। तो चालक या कंडक्टर वो सब्सटेंस जिसमें से होकर के चार्ज या विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। जैसे आप आयरन हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जनरली सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उनमें से आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो उसको हम चालक कहते हैं। इसके अलावा मेटल के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पृथ्वी, ये भी तो क्या है, ये कंडक्टर है। ठीक है ना, और सबसे अच्छा कंडक्टर किसे माना जाता है मेटल में, सिल्वर को, चांदी को। दूसरे नंबर पर आता है कॉपर। ठीक, चालक तो ये बता देंगे। ऑब्जेक्टिव में चालक पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइंड में फिक्स कर लो कि मेटल्स जो रहती हैं वो सारी कंडक्टर होती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर किस टाइप का वो आपके सामने रखेगा ऑब्जेक्टिव में, बताओ सबसे अगर शुद्ध जल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। तो ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझो कि अगर विशुद्ध जल लिया गया है तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, नॉन कंडक्टर पे आते हैं तो यहाँ पर जो चालक था वे गुण इसमें नहीं होंगे,
है ना। अब 2 लाइन में चालक को हम सिर्फ 2 लाइन से लिख के नहीं, 1 लाइन और बढ़ा देंगे कि किसी भी पदार्थ में चालकता या कंडक्टिविटी आती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कारण चालकता आ जाती है। धातुओं में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। नॉन चालक में आए कि वे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता है या जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उनको हम नॉन कंडक्टर कहते हैं, अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, कागज हो गया। यहाँ पर आप प्योरेस्ट जो वाटर है वो भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब 2 लाइन जो वहाँ पर क्या इतने से 3 नंबर मिलेगा? अचालक की परिभाषा पूछी, नहीं देगा तो फिर यहाँ लिखो क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से आवेश का या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। तो आप उसकी कलम से 2 से 3 नंबर खींच सकते हैं। समझ पा रहे होंगे, मैं समझता हूँ। इसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कूलम का लॉ पूछ लिया, एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कूलम का लॉ क्या है, 4 ऑप्शन लिखे होंगे। दूसरा वो 3 मार्कर में पूछेगा, तो आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th में कूलम का लॉ। अगर नहीं पढ़ा है तो आपने एक ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पढ़ा ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है न्यूटन ने दिया था। वो क्या बताते थे कि 2 चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो उन 2 ऑब्जेक्ट के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी पर बेस्ड है ये पूरा का पूरा कूलम का नियम। क्या कहते हैं कूलम महोदय? ये कहते हैं 2 स्थिर विद्युत आवेश। ये 2 स्थिर विद्युत आवेश यानी 2 स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक जैसे एक Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल यानी उन पर एक बल लगेगा, उस बल को हम क्या नाम देंगे? प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी उनमें रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है उन चार्ज के बीच में, चाहे वो प्रतिकर्षण है चाहे वो अट्रैक्शन है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो कूलम महोदय कहते हैं ये डिपेंड करता है उन चार्ज में जो उनकी क्वांटिटी है उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी एक Q1 उस पर मान के चला कि चार्ज था 10 और Q2 उस पर था 5, तो इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगा 10 × 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ये चार्ज की मात्रा बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ उन्होंने बात क्या जोड़ी कि ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल, इनवर्स, कि ये जो डिस्टेंस है, अगर वो दोनों चार्ज 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, तो दूरी अगर कम होती जाती है तो फिर इनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ता जाता है और बढ़ने का जो रेशियो है वो डबल यानी वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। दूरी ज़्यादा होगी तो फिर लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाता है। यानी दूरी में और उनके बीच लगने वाले फोर्स के बीच अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक, और तीसरी लाइन है, याद रह पाए तो अच्छी बात है, कि ये जो फोर्स है दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, यानी उसी दिशा में काम करता है। कूलम का नियम हो गया जो 3 नंबर के क्वेश्चन में हम बिल्कुल ऐसा लिखेंगे। साथ ही साथ आप वहाँ बना देंगे Q1, एक लाइन खींच के Q2 और नीचे फॉर्मूला लिख देंगे, अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R²। ऑब्जेक्टिव में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो जैसा लिखेंगे उसमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ दोनों कॉमन सी चीज़ें हैं जिनको हम तैयार कर पा रहे हैं। ठीक, और बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उन्होंने पूछा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब यही है, वह एरिया जहाँ तक
किसी चार्ज को हम महसूस कर पाते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जहाँ तक एक्सपीरियंस करते हैं उस पूरे रीजन को चारों तरफ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर दूरी तक, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर स्थित इकाई धनावेश पर जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी तीव्रता। ठीक है, ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, आपको लगे कि नहीं मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, छोड़ दें, कोई समस्या नहीं। अब बात आती है फिर अगले टॉपिक को हम ले लेते हैं कि वो प्री और मेंस में कैसे काम करेगा। उन्होंने पूछा एक हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला ले लिया, अंदर से खाली है, ऊपर से मेटल का बना हुआ है, तो उस पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे एक बड़ा सा गोला, जैसे आप सर्कस में जाते हैं तो आपने देखा होगा सर्कस में एक मेटल की बनी हुई बड़ी सी एक जाल बना रहता है, उसके अंदर बाइक चलाते हैं, पूरी तरीके से फुटबॉल की तरह जो बंद रहता है, मेटल का बना हुआ है। अगर उसके ऊपर करंट डाल दिया जाए तो अंदर जो व्यक्ति है बाइक चलाता है उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ पर अंदर जो व्यक्ति है उसको करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, तो किसी भी खोखले चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, जीरो। ठीक, तो जीरो होने की वजह से मतलब क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी इनर साइड में नहीं है, बाहर जरूर रहेगी। इसका एक और एग्जांपल है कि जैसे आप कार में बैठे हुए हो और आपकी कार के ऊपर बिजली गिर जाती है, बिजली मतलब चार्ज है, आवेश है बहुत ज़्यादा। अगर आप अंदर बैठे हुए हैं तो आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, शीशे नीचे गिरा के हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको चोट लगेगी, आपको नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। कारण था कि कार एक खोखले गोले की तरह बिहेव करती है, तो अंदर वाली लेयर पर चार्ज नहीं आया, आप बाहर टच करते हैं तो आपको झटका लगता है। ठीक, तो ऐसा चालक जो रहता है जो बाहर से पूरी तरीके से चार्ज हो गया, तो उस पर ऊपर से यानी एक कह सकते हैं कि एक सील्ड काम करती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्ड के रूप में जानते हैं। ठीक, तो ऐसा कभी होता है कार में तो थोड़ी देर इंतजार करें, आधा घंटे के आसपास, धीरे धीरे वो चार्ज जमीन में डिस्चार्ज हो जाएगा और आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। एक तो अगर पूछा जाए 3 नंबर के क्वेश्चन में तो हमें बिल्कुल यही लिखना है, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यदि आप कार में बैठे हुए हैं, बिजली गिरती है तो क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों में हेल्प कर रहा है। ठीक, अगला फिर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उन्होंने 2 लाइन में पूछा विद्युत विभव क्या होते हैं, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव में पूछा, तो इसको हमें समझना पड़ेगा ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या कहते हैं। यहाँ आप देखोगे डेफिनेशन में लिखा है, किसी भी इकाई आवेश को अनंत से, अनंत इन्फिनिटी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। ऐसा समझो कि कोई भी यूनिट चार्ज, चाहे पॉजिटिव जो चार्ज है यूनिट, उसको हम अनंत दूरी से हम चाहते हैं कि वो हम जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस डेस्क पर कर रहे हैं वहाँ तक लाएं। तो अब उतनी दूर से आप चार्ज को लाते हो, इसका मतलब है आपने कुछ कार्य किया, फिजिक्स की भाषा में वर्क हैज़ टू बी डन। तो वो जो कार्य करते हैं बस उसी को टेक्निकली क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और एसआई यूनिट में इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जो कि एक अदिश राशि होती है। बस ये आप 3 लाइन लिखेंगे, आपको 3 नंबर वो देगा ही देगा। और प्रभावी बनाने के लिए जल्दी से फ्री हैंड वहाँ पे एक डायग्राम भी बना सकते हो इसको लेकर। वैसे तो 3 लाइन के जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम बनाने के लिए स्पेस नहीं होता है। कुछ चीज़ों में हम डायग्राम बना सकते हैं, सभी चीज़ों में डायग्राम नहीं बनाए, वैल्यूअर इससे इरिटेट भी होता है। ठीक है, अगला इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमने चार्ज लिया कितना, 1 कूलाम, यानी ये चार्ज की एक प्रकार से इकाई है। 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, यानी आवेश का प्रवाह किया जाता है,
एक बैटरी का सेल लेते हैं, अब उसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव है, बीच में एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, सर्किट पूरा हो गया, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित हुई यानी पॉजिटिव को नेगेटिव की ओर ले जाने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ा, आपसे मतलब है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये जो कार्य करते हैं बस उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर पढ़ो, एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, यह भी एक अदिश राशि है। ठीक, बस इतना आपको लिखना है और आसानी से ये कंप्लीट हो जाता है ना। लास्ट का ये जो चीज़ें लिखी हैं ये सदैव परिपथ के साथ ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हमें नहीं देखना है, इसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ये बाई मिस्टेक इसमें ऐड हो गया है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डेफिनेशन के आधार पर आप अपना आंसर खोज पाएंगे। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया तब हमें ये पता होगा, तब हम उसका आंसर खोज पाएंगे। अब हम आते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप सभी अभी तक हम पढ़ रहे थे चार्ज या आवेश। आवेश क्या होता है, स्टैटिक था, स्थिर था, उसे स्थैतिक कहा गया। स्थिर आवेश है कि वो कहीं इधर से उधर नहीं जा रहा। लेकिन जब चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो फ्लो ऑफ चार्ज या आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। बस इसकी एक डेफिनेशन बना ली गई। क्या डेफिनेशन बना ली गई, डेफिनेशन हमेशा जो बनाई जाती है इकाई के आधार पर, यूनिट, एकांक समय यानी कि समय कितना ले रहे हैं हम, इकाई यूनिट, और इकाई यूनिट मतलब 1 सेकेंड। इकाई समय में चालक तार में यानी जो कंडक्टर वायर है उसमें जो भी आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है बस उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसको दूसरे रूप में हम कैसे कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कि मान लिया आवेश या चार्ज कितना है Q और समय कितना है T, तो Q अपॉन जो T करेंगे बस वो क्या कहलाएगा, वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन D, Q अपॉन T। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है SI में उसे एम्पियर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा, इसको मेंस में जब आप 2 लाइन में लिखेंगे तो पूरा इतना डिटेल और करो, जैसे यहाँ नीचे समझाया गया ना, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें जो करंट है 1 एम्पियर। कैसे, आप Q के स्थान पर कितना रखो 1, T के स्थान पर कितना रखो 1, 1 में 1 का भाग दो तो वैल्यू क्या आई 1, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इतना लिखोगे, एग्जामिनर को 3 नंबर हर हालत में देने पड़ेंगे। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव में आ गया विद्युत धारा क्या होती है, उसमें 4 स्टेटमेंट अलग अलग, तो आप बस आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में उसने पूछ दिया कि किसी चालक में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है 1 सेकंड में, तो बताओ कितना करंट, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 तो 2 एम्पियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये चीज़ें समझने की हैं, आसानी से आ जाती हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल है, असंभव नहीं, इम्पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अब हम इसमें अपना एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, प्रीलिम्स में भी सॉल्व कर पाएंगे इसको। जैसे ओम का नियम पूछ दिया कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांस जो है वो 100 वर्ड्स में भी बनते हैं, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है और 3 में तो पूछा ही जाएगा। ठीक, तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन ऐसे किया कि ओम का नियम क्या है, चूँकि ये प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, रजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, तो आगे उन्होंने इसमें ऐड ऑन कर दिया कि प्रतिरोध के कितने प्रकार से संयोजन किया जा सकता है। ऐसे करके उन्होंने 100 वर्ड का बना दिया, तो हम इसको लिखेंगे। साइंस का जो पेपर आता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में हम थोड़ा जोड़ते हैं, मगर साइंस में टू द पॉइंट। ठीक, तो ओम का नियम 1827 में जर्मन जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम,
उन्होंने बताया, क्या कहते हैं वो, कि किसी धातु के तार में अगर प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा कितनी है, I, और उसके सिरों पर यानी वायर के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाता है। ठीक, यदि चालक की भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक से मतलब जैसा है, जितना टेम्परेचर है, जितना प्रेशर है, उसी पे हम काम करते हैं, तो चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, ये विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये उस वायर में जितना करंट प्रवाहित होता है उसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, माना कि वहाँ पर करंट उस वायर में कितना प्रवाहित होता है, I एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितनी करंट प्रवाहित हो रहा है उतना उसका विभवांतर होगा। कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनल का जब हम सिंबल हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लेके आते हैं, वो यहाँ पर R होता है कैपिटल। बस अब R इज इक्वल टू करेंगे तो V अपॉन I हो गया, और R है क्या, R उस वायर का जिसमें से आप करंट प्रवाहित कर रहे थे उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो अगर ओम का नियम पूछते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि किसी भी वायर में यदि करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके बीच लगने वाला विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और ऐसे करके हमें ये बताने भी पड़ सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहे थे तो I कर रहे थे, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो है वो कितना है, तो V, फिर V एक बार समानुपाती का निशान लगा के I करो, फिर वो प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो इक्वल टू करके कांस्टेंट R रख देते हैं, नीचे R भी लिखना पड़ेगा कि R मतलब कांस्टेंट जिसे प्रतिरोध कहते हैं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कह सकते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में, I यानी कि एम्पियर। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। सिंपल, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ओम का नियम है, नीचे कई सारे फॉर्मूले दे देगा तो आपको कौन सा याद रखना है, V इक्वल टू IR या R इक्वल टू V अपॉन I, ये इस तरीके से काम करेगा। अब अगला जो इसमें एड ऑन किया था कि किसी भी वायर में जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। यहाँ एक बार फिर उन लोगों को बता दूं जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कॉपी बिल्कुल इस प्रकार की आती है जैसी आपके सामने है। ये लोगो हमारे इंस्टीट्यूट का बना है, वहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का लोगो बना रहेगा, प्रॉपर मार्जिन रहेगा लेफ्ट और राइट में, इस प्रकार से कॉलम बने रहते हैं। दो जो आप देख रहे हैं इनमें हमें क्वेश्चन नंबर लिखना होता है और क्वेश्चन नंबर का जो भी पार्ट है वो लिखना होता है। बस इन्हीं लाइनों के अंदर हमें आंसर करने होते हैं। ठीक, इसके आगे पीछे हम कुछ नहीं कर सकते। एक पेज में 24 लाइन होती है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। सप्लीमेंट्री कॉपी का कोई प्रोविज़न नहीं, क्योंकि यही कॉपी में इतने पेज होते हैं कि उसको भर नहीं पाते हैं, अब बशर्ते अनावश्यक डायग्राम ना बनाएं। चलो अब हम बात करते हैं कि वायर के तार का प्रतिरोध कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 डाल लेंगे और एक शॉर्ट हेडिंग बना ली, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमें 300 तक बढ़ा के ले जाना है तो 300 तक मतलब 300 वर्ड तक ले जाना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना होता है, और 100 शब्दों का मतलब है बस एक पेज में हमें लिख के छोड़ देना है। पहला है तार के पदार्थ की प्रकृति, यानी जो वायर है तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है रेजिस्टेंस। ठीक, जैसे यहाँ आप देखोगे कि अलग अलग पदार्थों के समान लंबाई के अगर हम 2 वायर लेते हैं तो एक ही ताप पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो अलग हो सकता है। कॉपर का वायर ले लें, एल्यूमिनियम का वायर ले लें, दोनों की लंबाई बराबर है मगर उसके बाद भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम बता रहा था, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का ले लेते हैं तो भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग होता है, एक जैसा रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, किस चीज़ की, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में। दूसरा फैक्टर आता है तार की लंबाई पर। अगर किसी वायर की लंबाई ज़्यादा है,
ठीक है। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। यानी कि सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और एल यहाँ पर क्या है, एक तार की लंबाई। आप 5 किलोमीटर लंबा वायर डाल देते हो तो उसमें जो करंट है वो आपको कम मिलेगा रेजिस्टेंस की वजह से, और अगर आप छोटा 5 मीटर का डालते हैं तो उसमें आपको करंट ज़्यादा मिलता है। तीसरा फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व होता है उस वायर की मोटाई पर। ऐसा समझ लो, ये लंबाई का मतलब है कि यहाँ से आपको दिल्ली तक ट्रैवल करना है तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ से आपको थोड़ी सी दूरी पर करना है तो ट्रैफिक कम मिलेगा। तीसरा फैक्टर है मोटाई पर। अगर वायर की मोटा वायर लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी एक सड़क पतली थी और दूसरी तरफ सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी तो ट्रैफिक कम हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पर वायर की मोटाई ज़्यादा है तो उसमें जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कम होता है। प्रतिरोध कम होता है इसका मतलब है चालकता उसमें बढ़ जाती है। तो R जो है रेजिस्टेंस, ये उसकी मोटाई के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा संबंध होगा, मोटाई ज़्यादा प्रतिरोध कम, मोटाई कम प्रतिरोध ज़्यादा। और यहाँ पर A को हम क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम से भी जानते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं। और एक फैक्टर है टेम्परेचर, कि अगर हम कोई वायर लेते हैं, एक ज़्यादा टेम्परेचर पर है और एक कम टेम्परेचर पर है, तो क्या प्रभाव पड़ता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और यदि तापमान कम है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो ये 3-4 फैक्टर प्रभावित करते हैं किसको, प्रतिरोध को। अब आ जाते हैं कि अलग अलग रेजिस्टेंसों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो 2 प्रकार से इनको कंबाइन करते हैं। अब यहाँ फिर आओ कि ये तो मेंस का बताया, प्रीलिम्स में क्या यूज है। ये सारे पॉइंट अपने आप में प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा का पूरा तैयार करते हैं। वहाँ आपके सामने क्वेश्चन आया कि ये बताओ मोटे वायर का प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोटे वायर का प्रतिरोध कम होगा। लंबे वायर का प्रतिरोध अधिक होता है। एक वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें, एक का कम कर दें, तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया है उसका ज़्यादा होगा। यानी हर पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनाता ही है, और उन पॉइंट को जब आप वाक्य के रूप में, सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं तो फिर ये मेंस का आंसर बन जाता है। ठीक, तो अब ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, देखें उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ मेंस में ऐसे ही लिखना है, हेडिंग बनाना है, पॉइंट बनाना है और उसको आगे व्याख्यात कर देना। 2 प्रकार से हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम यानी सीक्वेंस वाइज, और दूसरा समानांतर क्रम यानी पैरेलल। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को R से दिखाते थे। माना कि एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, तीसरा R3 है। श्रेणी क्रम में तो हम इनको क्रम से जोड़ देंगे। क्रम से जोड़ देंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हो जाती है उन तीनों का सम यानी योग हो जाती है। R = R1 + R2 + R3। 4 थे तो प्लस R4, 5 थे तो प्लस R5। समझ पा रहे हैं ना इस बात को। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब हो जाता है, हम उसको चेक कराने जाते हैं इलेक्ट्रिशियन के पास, तो वो एक वायर लेता है, अपने बोर्ड में लगाता है, और तो एक बल्ब जलता है, लेकिन बल्ब पूरी लाइट पे ना जल के कम जलता है। वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जब एक प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे को कनेक्ट करता है, उसका लास्ट वाला टर्मिनल तीसरे उसको जोड़ देते हैं, इस ढंग से ये काम करता है। सिंपल। और इसमें ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम में यदि रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो उनका कुल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो R = R1 + R2 + R3। जितने रेजिस्टेंस है उतने सब आपस में जोड़ देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रकार पर, समानांतर क्रम में यानी पैरेलल क्रम में क्या करते हैं। पैरेलल क्रम में जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध हैं, इनको कैसे, तो यहाँ पर हमने जैसे R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस हैं, मगर इनको श्रेणी में ना जोड़कर इनको पैरेलल जोड़ दिया तो फिर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकलती है, तो वो होती है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 3 दिए थे तो यहाँ तक रुक गए, 4 होते तो + 1/R4, 5 होते तो 1 + R5। कहने का मतलब है सीरीज
के बिलोंग चलता है, अपोजिट चलता है। यानी कि एक जो घर में आप देखेंगे सप्लाई करते हैं तो 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो सबको डायरेक्टली वहीं कंबाइन कर दिया जाता है। बस इसको लिखना है, कंप्लीट हो जाना है। 100 वर्ड का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको कंक्लूजन बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक लाइन में लिखते हैं। कई बारी नहीं भी लिख पाते हैं टाइम की वजह से, तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब 300 वर्ड में, यानी अगर आपसे ओम का नियम पूछा, ओम के नियम में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को जोड़ने के तरीके, तो ये 300 वर्ड तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि लास्ट में क्या होगा, आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष नीचे लिखेंगे, है ना। निष्कर्ष आपका होता है, एक पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए कि उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, अब क्या बताने, क्या क्वेश्चन था, ओम का नियम और प्रतिरोध की बात करते हैं, से स्पष्ट होता है कि, देखें साइंस के निष्कर्ष थोड़ा दूसरे क्वेश्चनों से अलग होते हैं। ज्ञात होता है, उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि ओम के अनुसार यदि किसी कंडक्टर में, चालक में प्रतिरोध अधिक है तो फिर विद्युत चालकता कम हो जाती है। विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को कम करना पड़ता है, इसके लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है, तार की मोटाई बढ़ानी पड़ती है। बस ऐसे करके कंप्लीट हो जाता है। तो होप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम साथ में भी पढ़ सकते हैं। कई सारे टॉपिक को हम साथ में तैयार कर सकते हैं, यहीं पर अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो प्रीलिम्स में काम आ रहा है और ये पॉइंट जो है वो हमारा मेंस में काम आ रहा है। तो टफ कुछ भी नहीं होता, बस करने वाली बात है। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको, आपकी जो क्वेरीज थी उनका आंसर देगा, आपको पसंद आएगा। तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।